class we discussed about executors, administrators. In today's class we are going to understand about the joint Hindu family. ठीक है, सो ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है सबको पता है. बेसिकली ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है वो आपका जो एक्ट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्या कौन सा एक्ट आया था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में. ये बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जैसे हमारे पूर्वज की जो प्रॉपर्टी है, दादा की, उनके भी परदादा की, लाइक दिस. ठीक है, सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किस तरीके से कैरी किया जाए और किस तरीके से एंसेस्ट्रल बिजनेस, बिजनेस का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, एंसेस्ट्रल बिजनेस जो पूर्वज लोग का बिजनेस चला आ रहा है. मान लो कि किसी का मसाले का बिजनेस है, लॉन्ग टाइम से वो चला आ रहा है, तो उसको आगे भी कैरी करना है. तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को और एंसेस्ट्रल बिजनेस को कैसे कैरी किया जाए, इसके बारे में जो लॉ गिवन है, दैट इज अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. आगे बात समझ में क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर जब बैंक अकाउंट ओपन होगा हिंदू, बेसिकली ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, तो क्या होगा? तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है बेसिकली आपका पोजेस करता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को और कैरी करता है एंसेस्ट्रल बिजनेस को. ठीक है, जो ओनरशिप है इस तरीके की प्रॉपर्टी का, वो किसको पास ऑन होते रहता है? बेसिकली मेंबर ऑफ फैमिली को. ठीक है, मेंबर ऑफ फैमिली, एंड अकॉर्डिंग टू द 1956 एक्ट दैट इज पासिंग ऑन टू द सन. ठीक है, बेटे को पास ऑन होता जाएगा. ठीक है, और जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, जो इसको गवर्न कौन करता है? मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. और हर एक जो मेंबर होगा, मेल मेंबर, इट्स टॉकिंग अबाउट मेल मेंबर जो होंगे, वो एक्वायर करेंगे इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ. यानी जैसे ही उनका जन्म होगा, जैसे मान लो कि किसी के ग्रैंडसन का बर्थ होता है, तो बचपन से उसके पास राइट है कि उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आगे चल करके वो संभाल सकता है, उसका हो सकता है, पास ऑन उसको हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद नहीं उनको ये राइट मिलता है, ये राइट बाय बर्थ होता है. ठीक है, और आफ्टर कुछ, और ये पहले मिताक्षरा स्कूल जो था ऑफ लॉ वो चला रहा था, उसके बाद आपका आ गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. और यहां पर एक और चीज है कि अगर मान लो कोई को-पर्सनर्स का मतलब क्या होता है? देखो, दो यहाँ पर सिस्टम होगा, कर्ता और को-पर्सनर्स. एग्जाम्पल में मान लो कि किसी में यहाँ पर ग्रैंडफादर है. ठीक है, तो ग्रैंडफादर कौन होंगे? मान लो कर्ता है. कौन है वो? कर्ता. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? कर्ता, KARTA, कर्ता. अब ग्रैंड जो फादर है, इनका जो है वो मान लो कि दो सन है, A और B. ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे को-पर्सनर्स. इनको क्या बोलेंगे? को-पर्सनर्स. यानी कि जिनका इंटरेस्ट किसमें होगा? प्रॉपर्टी पर होगा. दे आर नोन एज को-पर्सनर. And other than Karta, Karta is the head member of the family who is basically managing the whole house. ठीक है, जो पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस को, प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, वो कौन होगा? कर्ता होगा. ज्यादातर एल्डर लोग कर्ता होता है. कौन होता है? एल्डर. घर का सबसे बड़ा जो है वो ज्यादातर कौन होता है? कर्ता होता है. ठीक है, A and B मतलब कर्ता के अलावा जो लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी पे राइट है, दे आर नोन एज को-पर्सनर्स. मान लो कि A का बेटा है, मान लो C, और B का बेटा है D, तो ये दोनों भी को-पर्सनर्स ही होंगे. ठीक है, क्लियर हो गई बात? यानी कर्ता के अलावा जो भी लोग घर में, फैमिली में हैं, जो कि बेसिकली जिनका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, दे आर नोन एज को-पर्सनर्स. ठीक है, अब को-पर्सनर की मान लो अगर डेथ हो जाए, एग्जाम्पल के लिए मान लो A की डेथ हो जाए. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कहता है कि डिसीज्ड की जो वाइफ होगी, वाइफ जो होगी, उसको ये प्रॉपर्टी का राइट उसको भी मिल सकता है, लेकिन मरने के बाद. अगर वो पर्सन की डेथ हो जाती को-पर्सनर्स की, तो ऐसे सिचुएशन में अगर चाहे, अगर फैमिली चाहे, तो दे कैन बेसिकली डिवाइड द प्रॉपर्टी among the co-personers wife. डिसीज्ड यही है, इसकी डेथ हुई है, इसकी वाइफ, और डॉटर को भी चाहे तो, और फीमेल रिलेटिव्स को भी दे सकता है अगर को-पर्सनर्स की डेथ हो जाए तो. ठीक है, और ज्यादातर ऐसे कब सिचुएशन होंगे जब मान लो कोई दूसरा बेटा नहीं है और घर में हो सकता है कोई सन भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी वाइफ को और इसकी फीमेल मतलब जो बेटी है और बाकी फीमेल रिलेटिव्स है उनको ट्रांसफर हो सकता है. आई बात समझ में?
और ऐसे सिचुएशन में जब ए की डेथ हो जाएगी तो बी जो अगर बचेगा उसका नेक्स्ट वाला बेटा, तो उसको सारे प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, राइट मिलेगा लेकिन 100% राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर को पर्सनल की डेथ हो जाती है तो डिसीज पर्सन की वाइफ का राइट हो जाता है, आ जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? को पर्सनर्स कौन होते हैं, कर्ता कौन है? ठीक है, चलो। लेकिन डेथ होने पर याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू 1956, अभी 2005 में फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है, उसमें चेंजेस आई हैं। क्या क्या चेंजेस आई हैं उसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लीगल प्रिकॉशन बैंक को क्या लेना चाहिए इफ दे आर डीलिंग विद द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब समझते हो, जो फैमिली को हम लोग डिवाइड नहीं किया हुआ, यानी बंटवारा नहीं हुआ है, एक ही फैमिली चलता आ रहा है। ठीक है, जो फैमिली बिजनेस है उसको सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर मैनेज करता है, कर्ता होता है वो। कर्ता के पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी, इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब उसके पास राइट है, पहले से ही लागू है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी है उसके पास। इम्प्लाइड मतलब अपने आप जो लागू हो जाता है उसको कहते हैं इम्प्लाइड। ठीक है, तो कर्ता के पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी है टू टेक अ लोन, एग्जीक्यूट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, प्लेज द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फैमिली। यहां इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता जो होगा उसके पास इम्प्लाइड ऑथोरिटी है कि अगर वो चाहे तो अपनी फैमिली बिजनेस के लिए और अपने फैमिली के लिए लोन ले सकता है, और प्रॉपर्टी को भी प्लेज कर सकता है। प्रॉपर्टी को प्लेज करना यानी कि बैंक के पास उसका डॉक्यूमेंट रख सकता है, लेकिन ये कौन कर सकता है घर में? कर्ता। कर्ता के पास ये राइट है, मतलब सिर्फ कर्ता के पास राइट है। प्रॉपर्टी में तो उसका इंटरेस्ट उनके बच्चों का भी है, उनके बेटों का भी है, बट स्टिल ये ऑथोरिटी सिर्फ जो एल्डेस्ट मेंबर है, यानी कि घर में अगर दादाजी हैं तो वो कर्ता होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। ठीक है, तो वो लोन ले सकते हैं। और लोन जो है, मतलब एक और भी चीज है इसमें कि जो लोन होगा, the loan document should be executed by all the adult male members of the family or with their consent by head of the family in capacity of कर्ता और मैनेजर। यानी कि लेकिन ये लोन का नॉलेज दूसरे मेल मेंबर जो को पर्सनर्स घर में बेटे हैं मान लो, है ना, उनको नॉलेज लेकिन देना है। ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया एंड द पर्सन को पर्सनर्स हैव नो नॉलेज अबाउट इट। सो अगर आपके घर में जो भी मेल मेंबर्स हैं, एल्डर्स मतलब एल्डर के बाद जो मेल मेंबर्स हैं, उनका कंसेंट होना और उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भाई कर्ता ने क्या लिया है? लोन लिया है। और किसके लिए? फैमिली या फैमिली बिजनेस के लिए। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? फर्स्ट ये हो गया। और कर्ता को हम मैनेजर भी कह सकते हैं, कर्ता और मैनेजर। ठीक है, जो पावर है कर्ता का, पावर जो है कर्ता का टू बोरो मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू, एक लिमिटेशन इसमें लगा हुआ है। क्या लिमिटेशन लगा है? कि लोन तो आप ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो लोन है आप कुछ और पर्पस से ले रहे हो। जैसे आपका मन कर रहा है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं, तो आपने उसको एज अ रिस्क के रूप में आपने लोन उठाया और मान लो कि वो बिजनेस बंद हो गया, तो आपका प्रॉपर्टी तो गया और आप लोन भी नहीं चुका पाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिस्की सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए कर्ता जो भी पैसा बोरो करेगा, जो भी पैसा वो लेगा, उसका मेन रीजन होना चाहिए बेनिफिट ऑफ द फैमिली। यानी फैमिली के बेनिफिट के लिए जब आप लोन ले रहे हो तो वो लोन बेसिकली सही है। ठीक है, अगर वो लोन ले रहा है और वो चाह रहा है कि मैं कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस पे या न्यू बिजनेस में लगाऊं, तो उसके लिए आप अपने प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को प्लेज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को बहुत ही, अगर मैं नॉर्मल टर्म में बताऊं तो लाइक अभी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे दादाजी की, तो उसपे अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट डॉटर्स का भी, ग्रैंड डॉटर्स का भी राइट है एंड ग्रैंड सन का भी राइट है। मेरे फादर इसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो क्योंकि इसमें सबका राइट होता है, जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, इसीलिए कभी भी आप ऐसे प्रॉपर्टी को रिस्क, मतलब रिस्क में नहीं डालोगे, है ना। और आप तभी लोन लोगे जब आपको फैमिली के बेनिफिट के लिए लेना है। अगर आप कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस समझते हो क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट भी बहुत एक्सट्रीम है और लॉस भी बहुत एक्सट्रीम है, जैसे शेयर मार्केट है ना, स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है वहां पर। तो अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लिए या कोई नया बिजनेस के लिए आप लोन नहीं ले सकते, मतलब उस प्रॉपर्टी को प्लेज करके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को प्लेज करके। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आया? ठीक है,
जो मैंने बताया क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया ना? शॉर्टकट में लिखते चलो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पे लिखते चलिए, चलिए फटाफट। ज्वाइंट हिंदू फैमिली डैश दे के लिखिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में लिखिए एंसेस्ट्रल, मतलब इनके पास पोजेस, यानी कि इनके पास पोजेशन किस चीज का होता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का और एंसेस्ट्रल बिजनेस का। ठीक है, अर्लियर ये किस चीज से गवर्न होता था, यानी कौन इसको चलाता था? मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। उसके बाद क्या आया इसमें? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, और यहाँ पर दो कौन मेंबर होंगे अकॉर्डिंग टू 1956, जिसका राइट है प्रॉपर्टी पे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे? को पर्सनर्स एंड कर्ता। ठीक है, कर्ता कौन होगा? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द, एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। यानी अगर दादाजी की मदर भी अगर है तो मदर का राइट नहीं होगा, बल्कि उसके उनके बेटा जो है, दादाजी जो है, अगर मान लो 4 जनरेशन रह रहा है तो फर्स्ट जो सबसे पहला जनरेशन अगर उसमें कोई लेडी है तो उसका राइट नहीं होगा, उसके बाद अगर उसका बेटा है तो उसका राइट होगा, एल्डेस्ट मेल मेंबर। ठीक है, लेकिन ये 1956 के हिसाब से बता रहे हो, याद रखना ये। ठीक है, लोन करता जो है वो तभी ले सकता है, प्लेज वो प्रॉपर्टी तभी कर सकता है इन द केस इफ दैट पर्सन इज टेकिंग लोन फॉर बेनिफिट ऑफ द फैमिली। आई बात समझ में? एंड दैट लोन्स नॉलेज, यानी जो लोन का नॉलेज है वो बाकी को पर्सनर्स को होना चाहिए, बाकी को पर्सनर्स को होना चाहिए। एल्डर को पर्सनर्स का मतलब हुआ कि जैसे पोते को तो नहीं, पोते को नहीं, ग्रैंडसन को नहीं, तो एटलीस्ट बेटा को तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, को पर्सनर्स को नॉलेज में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, है ना? No karta will take loan for their own benefit or for using it for speculative business or any starting new business। इसके लिए वो लोन नहीं ले सकता, प्लेज नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है, अगर मैनेजर ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी कर्ता अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का है, हैज पावर टू एलियनेट। एलियनेट का मतलब समझते हो क्या होता है? एलियन का मतलब क्या होता है? दूसरे दुनिया से आए हुए इंसान। एलियनेट, एलियनेट हम लोग बहुत बार फ्रेंडशिप में भी यूज करते हैं कि भाई 4 लोग हैं, उसमें से एक पर्सन को हम एलियनेट कर रहे हैं, यानी कि हटा रहे हैं, साइड कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। कई बार ऐसे कहते हैं बाहर के दुनिया के लोग, उसको भी एलियनेशन के रूप में हम यूज करते हैं। तो यहाँ एलियनेट का मतलब है कि ट्रांसफर द इंटरेस्ट, यानी कि मैनेजर जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, अगर उसका वो कभी भी चाहे तो वो अपना जो इंटरेस्ट है, यानी जो अपना पोजीशन है कर्ता का, वो ट्रांसफर कर सकता है किसी भी को पर्सनर्स को। यानी मान लो कि दादाजी है, उनकी एज हो गई 80+, तो नाउ ही वांट कि अपने एल्डर बेटे को एज अ सब वो राइट दे दे, ट्रांसफर कर दे। तो मैनेजर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली हैज पावर टू एलियनेट, ट्रांसफर द वैल्यू, ठीक है, ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, so to bind the interest of both adult and minor co-partners in property and provided the alienation is made for legal necessity or benefit of state। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो आपका कौन है, कर्ता या मैनेजर जो है, अगर वो चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकता है। किसको ट्रांसफर कर सकता है? अपने बेसिकली पोजीशन को और वैल्यू को, मतलब कि किसको दे दिया? अपने आगे के जनरेशन को दे दिया। और उसी जैसे ही वो ट्रांसफर करेगा, सारे के सारे जो भी ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं वो मेजर को-पर्सनर्स और माइनर को-पर्सनर, माइनर को-पर्सनर्स कौन होंगे? जिनका 18 इयर्स एज नहीं हुआ है, उसको वो क्या कर देगा? बाइंड कर देगा। ठीक है, और अगर कोई भी डेप्ट है, और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई भी डेप्ट है तो उस वो किसका ऑब्लिगेशन हो जाएगा चुकाने का? को-पर्सनर्स को। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ठीक है, कोई भी पेमेंट या डेप्ट अगर है फैमिली बिजनेस का, तो बेसिकली उस सिचुएशन में कौन उसका पेमेंट जो है वो रिलीज करेगा? वो बेसिकली को-पर्सनर्स। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? जो बर्डन है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग लीगल नेसेसिटी टू सपोर्ट द एलियनेशन अपॉन द एलियनी, यानी कि जो भी आप एलियनेट कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, मतलब अगर आपका वो आपका जो भी बर्डन डेप्ट है वो ट्रांसफर किसको हो रहा है? को-पर्सनर्स को। तो वही सेम चीज है इसमें। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ सिचुएशन यहां पर आया है। अगर कोई माइनर को-पर्सनर्स है तो माइनर को-पर्सनर के केस में कोई भी डिसीजन माइनर को-पर्सनर लेगा नहीं। ठीक है, और वो लीगली बाइंडेड भी नहीं होगा पेमेंट करने के लिए।
ठीक है। हाँ, अगर कोई माइनर को पर्सनर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, तो ऐसे सिचुएशन में जो गार्जियन होगा वो उसके बिहाफ में कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करेगा। ठीक है, अगर कोई आपका ग्रैंड सन है और वो मान लो 6 to 7 years का है और वो माइनर है, तो उसके बिहाफ में साइन कौन करेगा? उनके फादर। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में कोई भी डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट का अंडरटेकिंग जो होगा वो कौन देगा? मेजर, जो फादर है। ठीक है, मेजर को पर्सनर्स। क्लियर हो गई बात? अब 1956 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसको अमेंड किया गया है 2005 में। कब किया गया है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मतलब यानी जिसमें चेंज आए। ठीक है, 2005 में किया है गया है, और इस अमेंडमेंट में ये चीज आया गया है, लाया गया है। और ये इफेक्ट में कब आया? सितंबर 9, 2005। कब आया इफेक्ट में? सितंबर 9, 2005। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है, दैट इज अमेंडमेंट बाय द इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, एंड इट केम ऑन इफेक्ट। कब आया है? 9 सितंबर 2005 में। ठीक है, और यहां पर बेसिकली क्या बोला गया, इस अमेंडमेंट में ये लाया गया है, द अमेंडमेंट एक्ट कन्फर्स द इक्वल राइट्स ऑन डॉटर इन मिताक्षरा को पेरेंसनरी प्रॉपर्टी and has removed the disability of female heirs to ask for the partition of respect of dwelling houses। यानी कहने का मतलब है कि इस अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स को भी बराबर का राइट मिल गया है। किसके साथ? सन के साथ। और ये पॉइंट को हटा दिया गया है कि जो आपकी डॉटर है शी इज डिसेबल, मतलब यहां पर ये चीज हटा दिया गया है कि अगर आप मतलब कि शी इज नॉट एबल टू बेसिकली वो चला नहीं सकती प्रॉपर्टी, ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और इक्वल राइट्स दे दिया गया है। और पार्टीशन के टाइम पे उनसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है। ठीक है, पहले क्या था कि डॉटर और जो लेडीज हैं घर में, उनका कोई भी राइट प्रॉपर्टी पे नहीं होता था अनटिल एंड अनलेस जो को पर्सनर है उसकी डेथ हो जाए तो। अब यहाँ डेथ वाला सिचुएशन नहीं है, इक्वल राइट्स है। ठीक है, disability on certain female heirs, like disability in certain female heirs, जैसे कि विडो है अगर कोई प्रीडिसीज सन की, या विडो है, मतलब इसी सिचुएशन में उनका बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ रीमैरिज हैज बीन रिमूव्ड। ये एक जो टर्म है इसके लिए, अगर विडो है कोई और उसने रीमैरिज कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में रीमैरिज, अगर कोई विडो है यानी उसके हस्बैंड नहीं है, या तो आपकी वैसी डॉटर इन लॉ है वैसी, ठीक है, बहू, और अगर उसने रीमैरिज कर लिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का राइट आपका रिमूव हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, शायद आई थिंक कि जो डिसेबिलिटी हम मानते थे ना कि अगर विडो ने शादी कर लिया तो उसको अब शायद वो नहीं होगा, मतलब पूरा राइट मिल गया डॉटर को। पहले का कंसेप्ट क्या था कि अगर कोई विडो है तो उसको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, लेकिन अगर उसने कर लिया रीमैरिज तब वो राइट हट जाएगा। अब वो राइट भी रहेगा, शायद यही चीज है इसमें एक बार, लेकिन मैं इसको कंफर्म कर। याद रखिएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। यहाँ पर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। लाइक मान लो कि किसी के फादर ने अगर घर बनाया अपना, तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होगा। आगे बात समझ में? जो दादाजी और उनके दादाजी के समय से जो प्रॉपर्टी आ रहा होगा वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में जो बैंक है अगर वो डील करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के साथ, तो अब उसको क्या प्रिकॉशंस लेना है। और 1956 का जो सिचुएशन था क्लियर है, 2005 वाला सिचुएशन क्लियर है। एक जो पॉइंट है उसको मैं बता दूंगी। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या चीजों को देखना है। पहला, अगर कोई सेटलमेंट करना है क्लेम का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और वो भी कौन से केस में? जब किसी की डेथ हो जाती है को पर्सनर की, और इन द केस ऑफ पार्टीशन द राइट ऑफ फीमेल को पर्सनर बी ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लेम सेटल करना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसका क्लेम है या अकाउंट में पैसे हैं या कुछ भी सेटल करना है, और वो भी कब करना है? जब किसी को पर्सनर की डेथ हो गई हो। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टीशन हो रहा है, मान लो पार्टीशन किया जा रहा है, अब पार्टीशन के सिचुएशन में फीमेल को पर्सनर को भी अकाउंट में लिया जाएगा, मतलब उससे भी क्वेश्चन आंसर क्वेरीज किए जाएंगे, उसको भी राइट है अपनी बात रखने का, इन शॉर्ट। ठीक है, उनकी बात को भी अपने अकाउंट में लिया जाएगा, यानी बैंक को अगर वो कुछ बताती है तो उसको भी एज अ लीगल टर्म्स माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात?
नेक्स्ट है फीमेल को पर्सनर जो है वो अब कर्ता भी बन सकती है। क्या बन सकती है? कर्ता। ठीक है, पहले कर्ता कौन बनता था? सिर्फ मेल एल्डेस्ट पर्सन। अब कोई भी फीमेल भी जो है को पर्सनर वो कर्ता बन सकती है और वो भी अपना लोन ले सकती है। ठीक है, मतलब प्लेज कर सकती है प्रॉपर्टी के पेपर्स को, प्रॉपर्टी को। आगे बात समझ में? और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई भी चीज मॉर्टगेज है या कोई भी प्लेज किया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में वो भी अपने वही बेसिकली एग्जीक्यूट कर सकती है, लोन ले सकती है। जो पहले कर्ता का रोल था वो ये कर्ता का मतलब बेसिकली निभा सकती है इन शॉर्ट। ठीक है, मैनेज कर सकती है बस। हाँ, नहीं ग्रैंडफादर को नहीं था, एल्डेस्ट मेंबर को था। मान लो कि 4 भाई है, सबसे बड़ा जो भाई है उसको था, एल्डेस्ट मेल को, है ना। अब है कि फीमेल को भी वो सारे राइट्स 2005 के बाद ट्रांसफर हो गए हैं। तो अब अगर बैंक लोन भी देता है तो फीमेल को देख करके भी लोन दे सकता है। प्लेज अगर वो करना चाहे तो वो प्लेज कर सकती है, लेकिन एल्डेस्ट मेंबर होनी चाहिए। बाकी वही कंडीशन रहेगा कि बेनिफिट ऑफ द फैमिली के लिए होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, फैमिली का हो या हिंदू ज्वाइंट फैमिली का हो, बोथ आर सेम। ठीक है, यस अभिषेक? डिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, लोन वो कब ले सकता है? ठीक है, लोन की सिचुएशन में ले सकता है। और बैंक अकाउंट अगर ओपन करना चाहे तो कोई भी मेंबर बैंक अकाउंट अपना आराम से ओपन कर सकता है। बट लोन लेने की सिचुएशन में जहां मॉर्टगेज या प्लेज देना होता है और वो भी प्रॉपर्टी, तो ऐसे सिचुएशन में लेने का राइट कर्ता को है, बट कंसेंट और बेसिकली नॉलेज सब मेजर को पर्सनर्स को होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए एक बार जो वो इन द सिचुएशन व्हेन द डॉटर इन लॉ इज विडो, यानी कि बेटे की डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रॉपर्टी जो है दैट इज ट्रांसफर टू द बेसिकली वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको? जो आपकी विडो है, मतलब जो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो कंसेप्ट हुआ बहू के लिए। ठीक है, लेकिन दैट कंसेप्ट इज नॉट क्लियर्ड कि if that widow means your daughter-in-law will be get married with the other person, that concept is not given in Hindu basically amendment act. But if the daughter will get married, if the daughter will मतलब आपकी बेटी अगर शादी करती है और वो दूसरे बेसिकली फैमिली में जाती है, तो उस सिचुएशन में भी आपको उसको प्रॉपर्टी देना है। और अगर बेटी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे अगर रह जाएं, जिनको हम बोल सकते हैं नाती और नतनी, हम अपने बिहार के वर्ड में यूज करते हैं, वो भी इंटाइटल होंगे आपके नाना नानी जी के घर के जो भी प्रॉपर्टी है उसके लिए। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया आई गेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्टनरशिप से। चलिए, सो पार्टनरशिप फर्म जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म का सिचुएशन सबको पता है। पार्टनरशिप फर्म जो है वो किस हिसाब से, कौन से एक्ट से रन होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, सो पार्टनरशिप क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा फर्म है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली फर्म को रन करने में। ठीक है, यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट नहीं होता है कंपनी की तरह। अगर कोई भी लाइबिलिटी है तो उसको बेसिकली पे ऑफ कौन करता है? पार्टनर्स। ठीक है, बट अभी एक नया कंसेप्ट आया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप जो है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब अभी जो 2008 में LLP एक्ट आया है ना 2008 वाला, उसके हिसाब से। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट पार्टनरशिप फर्म में, कि यहाँ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि कुछ मिलकर पार्टनर्स जो है बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता नहीं है और उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना और प्रॉफिट को अपने आप में शेयर करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करो और प्रॉफिट को शेयर करो, लॉस है तो लॉस को भी शेयर करो। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्टनरशिप। बट सोल प्रोप्राइटरशिप तो पता ही है वहां क्या होता है कंसेप्ट, जहां एक ही पर्सन सब कुछ बेसिकली मैनेज कर रहा होता है बिजनेस, है ना। तो यहाँ पर एग्रीमेंट बनता है। कई बार एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। और दैट एग्रीमेंट कैन बी द ओरल एंड दैट कैन बी रिटन एज वेल। ठीक है, तो यहां पर सिचुएशन क्या है कि कोई भी पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि अगर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों इक्वली बिजनेस को रन कर रहा हो सकता है कि कोई किसी और के भी बिहाफ में बिजनेस रन कर सकता है। कोई स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, इनएक्टिव पार्टनर जिनको हम कहते हैं। तो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ में काम करता है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट।
ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, जो प्रॉफिट होगा, जो बटेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। किस चीज से वो बेसिकली डिवाइड होगा? पार्टनरशिप डीड, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप डीड है, उसमें हर चीज क्या होगा? मेंशन होगा। ठीक है, यानी रेशियो कैसे डिवाइड होना है, या तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द बेसिकली पार्टनर्स कि वो क्या रखते हैं बेसिकली रेशियो। कई बार रेशियो अगर नहीं लिखा है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पर क्या क्या पार्टनरशिप डीड में आपके नॉर्मल रूल पॉलिसीज और आप किस तरीके से रन करोगे बिजनेस, सारे के सारे प्रोविजंस गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैंकर को क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है अगर वो अकाउंट ओपन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का। यहाँ पार्टनर की बात नहीं हो रही, पार्टनरशिप फर्म का। सॉरी, पहला क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है एक पार्टनर्स को, एक बैंक को पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को ओपन करने के लिए। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ पार्टनर्स ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में? नंबर ऑफ पार्टनर्स। खैर अभी जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो इंक्रीज होके पार्टनरशिप में 100 भी हुए हैं, लेकिन अगर 1932 का देखा जाए तो बैंकिंग बिजनेस के लिए 10 होने चाहिए और 20 होने चाहिए अदर बिजनेसेस के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो पार्टनरशिप फर्म का आप बैंक अकाउंट ओपन करने वाले हो उसमें कितने पार्टनर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर 10 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन बैंकिंग बिजनेस में, या 20 से ज्यादा है अदर बिजनेस में, तो ऐसे सिचुएशन में आपका वो एसोसिएशन इलीगल हो जाएगा। कौन सा एसोसिएशन हो जाएगा? इलीगल। और आप ऐसे इलीगल एसोसिएशन का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? और ये भी चीज ध्यान रखना है कि इट इज एक्सक्लूडिंग द माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर का मतलब क्या होता है? जिनका 18 से कम एज हो। लेकिन 18 से जो कम एज वाले माइनर पार्टनर हैं, अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट होता है तो उनको आप पार्टनर मान सकते हो। आ गई बात समझ में? लेकिन वो फिर भी वो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। लाइबिलिटी लिमिटेड होगी क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटा बच्चा कोई भी हो सकता है, वो तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। तो एक्सक्लूड करके हम नंबर की बात करें, यानी कि हो सकता है कि 20 के बाद एक कोई माइनर होगा तो उसको हम एक्सक्लूड करके मान रहे हैं, मतलब माइनर पार्टनर्स को काउंट नहीं करेंगे 10 एंड 20 में। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? और एक बार जब माइनर मेजर में आ जाएगा, यानी उसकी 18 अगर एज हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर एक नया डीड और एग्रीमेंट आपको रेडी करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए, टाइटल ऑफ द फर्म्स अकाउंट। अगर कोई फर्म, पहला लिख लो पार्टनरशिप फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स लिख लिया, बैंक का प्रिकॉशन में पहला नंबर ऑफ पार्टनर्स। सेकंड लिखना है टाइटल ऑफ द फर्म्स अकाउंट। टाइटल ऑफ द फर्म्स अकाउंट। A firm's account should always be opened in the name of firms, not in the name of the individual partners. अगर मान लो कोई पार्टनर है A, B and C, तो A के नाम पे आप कभी भी फर्म का अकाउंट ओपन नहीं करोगे, बल्कि आप फर्म के नेम पर अकाउंट ओपन करोगे। मान लो, ठीक है, कोई भी ABC फर्म, पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड, कुछ भी ऐसा अगर लिखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसी का नाम यूज होगा, ना कि किसी इंडिविजुअल पार्टनर का। क्लियर हो गई बात? अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। ठीक है, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, जो अकाउंट होगा, एन अकाउंट इन द नेम ऑफ फर्म मे बी ओपन बाय बैंकर और रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि अगर 3 पार्टनर है A, B एंड C, तो इन तीनों का कंसेंट होना चाहिए फर्म के अकाउंट को ओपन कराने के लिए, और तीनों कोई एप्लीकेशन में क्या करेंगे? साइन करेंगे। याद रखिएगा हमेशा कि यहां पर अकाउंट जो है फर्म का ओपन होगा जब एप्लीकेशन रिसीव होगा बैंक को, और फ्रॉम 1 और मोर पार्टनर्स। ठीक है, हाँ, यहाँ एक कंसेप्ट और भी है कि या तो सब भी मिलकर ओपन करा सकते हैं, लेकिन एक भी ओपन करा सकता है, एक भी साइन कर सकता है, लेकिन उस के बारे में सारे पार्टनर्स को नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अकाउंट ओपन हो रहा है बैंक बेसिकली फर्म का। आई बात समझ में? 1 person कैन ओपन दैट, 1 or more person can open that, but the consent of all the partners are required to opening the account of firm. क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात? अगर पार्टनर्स जो है, however insist that all the partners should join to open the firm's account, मतलब
ऐसे बैंक ये चाहता है, इंसिस्ट करता है कि जब ऐसा अकाउंट ओपन हो रहा हो तो सब लोग मिलकर ओपन कराइए अकाउंट। एक अगर कोई अवेलेबल है और बाकी सबका कंसेंट है या नहीं, इसको फाइंड आउट करना कई बार बैंक के लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए बैंक अभी इंसिस्ट करता है कि सब लोग मिलकर के ही अकाउंट को ओपन कराइए। और सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स अवेलेबल होंगे वहां पर, मतलब 3 अगर पार्टनर्स हैं तो तीनों का स्पीसमैन सिग्नेचर की जरूरत होगी। स्पीसमैन सिग्नेचर यानी कि जो बैंक रिकॉर्ड में आपका सिग्नेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो स्पीसमैन सिग्नेचर सारे पार्टनर्स का बेसिकली लिया जाएगा, वो भी किस लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए। और कभी कोई चेक ड्रॉ होगा तो उस चेक का वेरिफिकेशन बेसिकली किसके साथ होता है, स्पीसमैन सिग्नेचर के साथ। इसीलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा अपने पेरेंट्स को बोलते हुए कि मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ, गलत साइन कर दिया था मैंने। ये बहुत बार, हाँ, ये बहुत पॉसिबिलिटीज होती है, मेरे साथ भी एक बार ये हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने बैंक रिकॉर्ड में साइन किया है वही आप साइन चेक को भी, चेक पर भी करें, ठीक है। लेकिन अगर but if any partner is deprived to right to open the account in firm's name, the fact is within the knowledge of banker, then the bank account will not open. इसका मतलब क्या हुआ, 3 पार्टनर था ABC, A, B and C। अब ABC में ये A जो है ये एप्लीकेशन को लेकर गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेकर गया तो बैंक बोल रहा है कि ठीक है तुम अकेले एप्लीकेशन लेकर आओ, लेकिन कंसेंट बी का भी होना चाहिए और सी का भी होना चाहिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन आया, बी का तो कंसेंट था, सी का कंसेंट नहीं था, यानी सी को बताया तक नहीं गया कि बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है, यानी कि उसके राइट को डिप्राइव किया गया। और पार्टनरशिप में राइट क्या है, सबके पास राइट है, ठीक है। तो वो डिप्राइव किया गया यानी छीना गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सी ने कंप्लेन कर दिया बैंक को कि मुझे इस बैंक अकाउंट का कोई नॉलेज नहीं है, तो बैंक, अगर बैंक चाहे तो अकाउंट ओपन नहीं करेगी, यानी बैंक अकाउंट ओपन करेगी ही नहीं। फिर ऐसे सिचुएशन में बैंकर अकाउंट ओपन नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि कंफर्म एक लेटर एप्लीकेशन मतलब होना चाहिए कि सारे लोग की सहमति से ये अकाउंट ओपन हो रहा है, और जितना भी जो भी चीजें सिग्नेचर वगैरह होंगी सब में सबका कंसेंट होना चाहिए। आई बात समझ में। नंबर ऑफ पर्सन हो गया, पार्टनर्स हो गया, टाइटल से होगा ओपन। थर्ड क्या होगा, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, किस तरीके से ओपन होगा, तो यहाँ पर सबके कंसेंट के साथ और एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद, ठीक है। अब एक और चीज, यहां पर अकाउंट ओपन करने के टाइम पर एक और चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, द पार्टनरशिप लेटर, ठीक है, और मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। प्रोबेट मैंने लास्ट क्लास में कराया था ना एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर में, यहाँ मैंडेट की बात हो रही है। तो बैंकर जो है शुड टेक अ लेटर साइंड बाय द ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का साइन किया हुआ लेटर चाहिए होगा किसको, बैंक को। तो इसके लिए पॉइंट लिखो, द पार्टनरशिप लेटर और मैंडेट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, जब अकाउंट ओपन हो रहा होगा फर्म का तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी सारे पार्टनर्स की, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या डिमांड करता है, पार्टनरशिप लेटर, ठीक है। अब यहां पर उस लेटर में क्या क्या होगा, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, क्या क्या चीजें होंगी, नाम होगा और एड्रेस होगा किसका, पार्टनर का, ठीक है। सेकंड क्या होगा कि जो नेचर होगा बिजनेस का, कौन से टाइप का आप बिजनेस चला रहे हो, कौन से टाइप का फॉर्म चला रहे हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल बैग्स बनाने के लिए आपने कोई फॉर्म ओपन किया, कुछ भी, तो आपका नेचर क्या है फॉर्म का वो आप बताओगे, अपने सारे पार्टनर्स जो भी है उनका नाम और उनका एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा पार्टनर्स जो हैं वो अकाउंट जो है वो ओपन करवा रहे हैं, और इस सिचुएशन में अगर वो मतलब सब लोग की रजामंदी होनी चाहिए कि अगर वो कोई मॉर्टगेज रखते हैं या कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में सब लोगों का नाम और सब पार्टनर्स जो हैं उनका बेसिकली कंसेंट ये भी होना चाहिए उसमें रिटन, कि हम लोग आगे चल करके अपने पार्टनरशिप फर्म को ऑपरेट करने के लिए कुछ मॉर्टगेज रख सकते हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टी प्लेज कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप नॉलेज दे दीजिएगा। आई बात समझ में, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, नाम, एड्रेस, ठीक है, साथ साथ में आपका कौन सा फॉर्म आप चला रहे हो, और आगे चल करके अगर आपके पास क्या क्या ऑथोरिटी, आप बिल बना सकते हो, आप प्लेज कर सकते हो बेसिकली प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी आप कौन कौन ये करेगा, हो सकता है कि आपने कुछ 2 ही पार्टनर को इस चीज का राइट दिया तो वो भी आप मेंशन करोगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन कंसेंट तो सबका होगा ना, अगर 2 लोगों को राइट मिल रहा है कि वो ही ड्रॉ करेंगे चेक्स और बिल, तो बाकी लोग भी बोल रहे हैं हाँ ठीक है यही दोनों करेंगे, तो यहाँ कंसेंट सबका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट।
रिवोकेशन में। सो यहाँ पर टर्म क्या होगा, रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी टू ऑपरेट द अकाउंट, ठीक है। द ऑथोरिटी गिवन इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर पार्टनर टू ऑपरेट फर्म्स अकाउंट मे बी विथड्रॉन बाय एनी ऑफ देम बाय गिविंग द नोटिस टू द बैंक। यानी कहने का मतलब है कि मान लो कि इससे पहले वाले पॉइंट पे मैंने क्या बताया था आपको कि पार्टनरशिप लेटर और मैंडेट है, तो पार्टनरशिप लेटर और मैंडेट में मान लो कि बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का राइट दो ही बस पार्टनर को मिला, ठीक है। मान लो ए बी एंड सी जो है इन दोनों ही पार्टनर को मिला किस चीज का, बैंक को ऑपरेट करने का, या तो सिर्फ मान लो ए को ही दिया, तो बी और सी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कभी भी चाहे तो ये राइट इससे विड्रॉ कर सकता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो किसको देगा, बैंक को देगा। सो द राइट which is given through the partnership letter or mandate by the partners can be withdrawn at any time and the information about it is given to the bank। आगे बात समझ में क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जो बैंकर होगा वो स्टॉप कर देगा पेमेंट जो चेक के थ्रू वो पार्टनर कर रहा था ना, जो ए को राइट मिला था तो पार्टनर वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा था, वो सब स्टॉप हो जाएगा, मतलब इसका राइट जो है वो विड्रॉ हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये भी कभी मतलब ये भी हो सकता है, ये दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। मान लो ये राइट बी को मिला होता तो ए और सी भी कभी भी ये विड्रॉ करवा सकता था, ठीक है, इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है पार्टनर, ठीक है। अब पार्टनर लिखिए 6 में लिखिए अ पार्टनर ऑथराइज टू ऑपरेट, अ पार्टनर ऑथराइज टू ऑपरेट द फर्म्स अकाउंट, a partner authorized to operate the firm's account cannot delegate his authority to another partner without the consent delegate his authority to another person without the consent in writing of all other partners in writing of all other partners। देखो अब सिचुएशन क्या है, सुनो। ए बी एंड सी थे, तो इससे पहले वाले पॉइंट में था कि अगर बी एंड सी ने ए को राइट मतलब दिया हुआ था वो अपने लेटर पार्टनरशिप लेटर के थ्रू, तो कभी भी विड्रॉ कर लिया जा सकता था। बी एंड सी ने बोला कि नहीं अब ए नहीं संभालेगा कोई और संभालेगा, तो ए का बेसिकली राइट क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। कोई भी पार्टनर कर सकता है, अकेला सी भी ये कर सकता है, अकेला बी भी ये कर सकता है। आई बात समझ में। तो दैट कैन बी इवन पॉसिबल विथ वन पार्टनर ओनली कि वो विड्रॉ करवा ले राइट। अब यहां सिचुएशन में क्या होगा, पेमेंट जो भी ए कर रहा था वो सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि बैंक ने वो अथॉरिटी खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये सिचुएशन कह रहा है कि अगर एक चाहे भी तो ये बेसिकली जो राइट है यानी ऑथोरिटी राइट जो अकाउंट मैनेज करने का है या चेक साइन करने का है या चेक क्लियर करने का है, वो चाहे भी तो सी को नहीं दे सकता जब तक बाकी पार्टनर यानी कि बी इसके लिए कंसेंट नहीं देगा। यानी द अथॉरिटी which is given by the partnership letter to the particular partners that cannot be delegated, यानी delegated मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे को दे नहीं सकते, ट्रांसफर मतलब किसी और को नहीं दे सकते। It cannot be delegate to the other partners without the consent of the existing partner। यानी अगर ए चाहे भी तो सी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक बी इस चीज के लिए अपना कंसेंट यानी रजामंदी अप्रूवल नहीं देगा। कंसेप्ट यहां तक आया समझ में, ठीक है। पहला विड्रॉन की बात थी, ले लेना और यहां दे देना मतलब कि ट्रांसफर कर देना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट 7th पॉइंट में लिखिए, 7th पॉइंट में लिखिए if a check payable to the firm, if the check payable to the firm is endorsed by a partner in his own favor, if a check payable to the firm is endorsed
is endorsed by a partner in his own favor। यानी कि मान लो कि अगर चेक जो है वो कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है, और उसको ट्रांसफर अगर कोई पार्टनर चाहे भी तो अपने अकाउंट में नहीं कर सकता, ठीक है। इफ अ चेक पेबल टू द, अच्छा नहीं, फर्म को चेक मिला है, फर्म को चेक मिला, मान लो कि मेरा फर्म है एबीसी, फर्म है, और एबीसी के नाम पे कोई चेक आया, ठीक है। अब ये जो चेक है वो चाहे भी तो कोई पार्टनर अगर ए है तो वो ट्रांसफर अपने अकाउंट में, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर नहीं करा सकता, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर ये नहीं होगा क्योंकि ये फर्म के नाम पे है, ठीक है। लेकिन यहां पर बैंक अगर नहीं करा सकता ये तो पता है, लेकिन एक यहाँ कंडीशन, एक्सेप्शनल केस क्या है कि अगर मान लो कि ऐसा होता है कि वो ए जो है वो कह रहा है भाई मेरे पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक चेक क्लियर करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब वो बाकी पार्टनर से इसके बारे में क्लियरेंस या बोल सकता है ना कि इंक्वायरी करने के बाद, हाँ, नो ऑब्जेक्शन, एक तरीके से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ऐसे सिचुएशन में आपका बेसिकली अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तो ये होगा आपका 7th पॉइंट कि अगर चेक जो है अगर वो इसके नाम पे आया, ठीक है, और अगर वो चाहे तो पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर तभी होगा जब बाकी पार्टनर्स का कंसेंट है। किसका कंसेंट है? बाकी पार्टनर्स का। मान लो कि बिजनेस के लिए किसी ने अपने पॉकेट से 50,000 रुपए पार्टनर ने लगा दिए, अब फर्म के नाम पे जब पैसा आया तो वो चाहेगा ना कि 50,000 वापस हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर कहेगा ना कि ठीक है, तुम्हारे अगर अभी फर्म के नाम पे जो आया है इसी से तुम अपने अकाउंट में पैसा डाल लो। तो भाई बैंक तो क्लियर कभी भी नहीं करेगा ऐसे सिचुएशन में चेक, लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स ने कहा कि नहीं ये पेमेंट हम लोगों को फर्म को करना था इस पर्टिकुलर पार्टनर को, तो ये चेक का अमाउंट इसके अकाउंट में आप डाल सकते हैं। जब सब लोग का कंसेंट मिलेगा तब ऐसे सिचुएशन में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गए सारे कंडीशंस। अब यहाँ कुछ और भी कंडीशंस हैं कि लायबिलिटी क्या है पार्टनर्स का इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म्स डेब्ट, यानी कि अगर फर्म ने डेब्ट लिया है यानी लोन लिया है तो ऐसे सिचुएशन में क्या लायबिलिटी है पार्टनर्स का, और अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तब क्या है, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तब बैंक अकाउंट के साथ क्या क्या चीजें होंगी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्टनरशिप में, ठीक है। चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।